हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग जो है कल 9 नंबर चैप्टर का पार्ट 1 देख चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो आप लोग बताइए कैसा लगा पार्ट 1। ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप लोग हमेशा वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और आप लोगों को पढ़ाने में और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने में हमें भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। उसका वीडियो टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो भी आप लोगों को एमसीक्यू कराते हैं उसका जो है पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है इसका इंट्रोडक्शन कल देख चुके थे। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। साइनसोइडल वेव के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग जो है आज जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे समय अंतराल। देखिए, हम लोगों का जो अगला टॉपिक है आज का, यहाँ से है समय अंतराल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, समय अंतराल किसी किसी प्रत्यावर्ती राशि में होने वाले परिवर्तनों के एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय अंतराल कहलाता है। ठीक है, एक चक्र में जो है पूरा करने में जो लगा समय जो होता है, जैसे कि इस तरीके से आपका साइकिल जो बन रहा है इस तरीके से और यहाँ तक हुआ, इसे पूरा करने में 360 डिग्री कंप्लीट हुआ यहाँ तक के, तो इसको पूरा करने में जो कितना टाइम लगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? समय अंतराल कहते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक टी होता है, देखिए, और इसका मात्रक आपका सेकंड होता है। ठीक है, यानी कि प्रतीक टी यानी कि टाइम होता है और इसका मात्रक जो होता है सेकंड होता है। यह आवृत्ति का विलोम होता है। ठीक है, यह आवृत्ति का जो है विलोम होता है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, देखिए, यह अतः समय अंतराल 1 आवृत्ति होगा। इसमें क्या हो रहा है? देखिए, जैसे जैसे आवृत्ति घटेगी वैसे वैसे समय अंतराल बढ़ेगा और जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे समय अंतराल घटेगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है, T = 1/f, यानी कि टी क्या है? आपका समय अंतराल का प्रतीक है। ठीक है, टाइम है और आपका 1/f, एफ क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी है, यानी कि उसी का जस्ट उल्टा है। ठीक है, इसके दूसरे रूप में हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगला टॉपिक है आपका 5 नंबर टॉपिक क्या है? आयाम। ठीक है, आयाम के बारे में समझते हैं। देखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का धन तथा ऋण दिशा में मध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान उसका आयाम कहलाता है। ठीक है, जो है इसका अधिकतम मान क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे? तालिका मान। ठीक है, तत्कालिक मान के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्या होता है तत्कालिक मान? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का किसी भी क्षण पर मान उसका तत्कालिक मान कहलाता है। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, किसी क्षण t1 पर प्रत्यावर्ती धारा का तालिका मान I1 है। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर है? और देखिए, आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है आपका? 7 नंबर पॉइंट है शिखर मान, यानी कि पीक वैल्यू क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। क्या होता है पीक वैल्यू? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान ही उसका शिखर मान कहलाता है। ठीक है, जो है अधिकतम मान ही यानी कि पीक वैल्यू ही उसका जो है शिखर मान होता है। यानी कि पीक वैल्यू कैसे कहते हैं? देखिए, इस तरीके से यहाँ से ये गया और इस तरीके से आ गया, तो इसका पीक वैल्यू यही है। ठीक है, इसी को ही हम लोग शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आपका अगला पॉइंट क्या है? यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट है आपका। यहाँ पे देखिए, वर्ग मध्य मूल मान, यानी कि रूट मेन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि, और इसको जो है RMS वैल्यू भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में RMS वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, रूट मेन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, देखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का मान प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है। अतः
मापन एवं गणनाओं में उसका प्रभावी मान ही प्रयोग किया जाता है। प्रभावी मान को आरएमएस मान भी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रभावी मान को हम लोग क्या कहते हैं? आरएमएस मान भी कहते हैं। देखिए, आरएमएस मान एसी का वह मान है जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी की उतने ही समय में डीसी उत्पन्न करती है। ठीक है, उससे हम लोग आरएम देखिए आगे क्या है। आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए एसी के तात्कालिक मानों का वर्ग करके उनका औसत निकाला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे आई जो है आपका करंट है आरएमएस और इक्वल टू आपका जो रूट अंदर इस तरीके से जो है हम लोग डाल दे रहे हैं और बाई आपका एन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला आपका जो आ जाएगा आपका जो है ये आएगा इतना आरएमएस वैल्यू आपका जो कितना आ जाएगा 0.707 आपका जो है मैक्सिमम हो जाएगा। आरएमएस जो वैल्यू होगा आपका मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू इतना ही है। ठीक है, देखिए नीचे टिप्पणी में भी क्या दिया गया है, एक पॉइंट है यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रायः सभी वैद्युतिक मापक यंत्र एसी का आरएमएस मान ही दर्शाते हैं। ठीक है, एसी का जो है आरएमएस मान ही दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट क्या है। देखिए अगला पॉइंट है आपका औसत मान यानी कि एवरेज वैल्यू। ठीक है, औसत मान के बारे में देखते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के आधे चक्र में तत्कालिक मानों का औसत उसका औसत मान कहलाता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू जो होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज के आधे चक्र में तत्कालिक मानों का औसत जो होता है उसका औसत मान कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई जो है आपका एवरेज होता है आपका I1 + I2 + I3 प्लस डॉट IN/N। ठीक है, या आपका जो है आई एवरेज वैल्यू होता है 0.637 I मैक्स। ठीक है, एवं आपका ई एवरेज वैल्यू होता है 0.637 ई मैक्स होता है। ठीक है, तो क्लियर है। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है आपका टिप्पणी में एक पॉइंट दिया गया, उसे भी देख लीजिए। क्या है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के प्रत्येक चक्र में 2 अर्धचक्र होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत सौभाग्य वाले होते हैं। ठीक है, यानी कि एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जो है ठीक है अलग अलग स्वभाव के होते हैं और इस प्रकार पूरे चक्र का औसत मान 0 हो जाता है, क्योंकि निगेटिव जितना है उतना ही पॉजिटिव है, इसलिए उसका औसत मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 0 हो जा रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को बताया जा रहा है 0 हो जाता है। अतः गणनाओं आदि में एसी का औसत मान 0.637 ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट का आपका पिक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, क्रेस्ट फैक्टर किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए क्या है, प्रत्येक विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के शिखर मान एवं प्रभावी मान के अनुपात को पिक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। पिक फैक्टर को जो है एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या है, पिक फैक्टर इक्वल टू शेखर मान, यानी कि आपका जो है शेखर मान बाई प्रभावी मान होता है। ठीक है, या इसको हम लोग आई मैक्स या IRMS कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो हम लोग आगे देखेंगे उसको थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे, तो जो है आपका आई मैक्स बाई आई मैक्स इंटू 0.707 होगा और इसका हम टोटली कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आपका √2 आ जाएगा। ठीक है, रूट अंदर 2 आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, इसमें करके दिखाया भी गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग फॉर्म फैक्टर। ठीक है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए फॉर्म फैक्टर के बारे में देखते हैं क्या है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के प्रभावी मान एवं औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इसे K से
प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फॉर्म फैक्टर को जो हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं, क्या है, प्रत्यावर्ती अथवा वोल्टेज के प्रभावी मान एवं औसत मान के अनुपात को ही फॉर्म फैक्टर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अतः देखिए उसको ये हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अतः फॉर्म फैक्टर इक्वल टू प्रभावी मान बाई औसत मान। देखिए फॉर्म फैक्टर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, और आपका RMS है यहाँ पे और नीचे एवरेज वैल्यू है। ठीक है, दोनों में हम लोग RMS क्या होगा और मैक्स क्या जो है मैक्स क्या होगा और IMAX, और नीचे में भी IMAX डाल करके अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं 1.11 आता है। ठीक है, यहाँ तक जब हम लोग इसको भी इस तरीके से हम लोग टोटली करके भी देख सकते हैं, तब भी उतना ही आ रहा है। ठीक है, तो के का मान जो होता है यानी कि फॉर्म फैक्टर कितना हो जाता है, 1.11 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, फेस के बारे में देख लेते हैं। क्या है, दो ऐसी राशियों के मध्य की सापेक्ष जो है, दो ऐसी राशियों के मध्य की सापेक्ष स्थिति फेज कहलाती है। ठीक है, इसमें धारा तथा वोल्टेज दो राशियां हैं। फेज सामान्यतः धारा तथा वोल्टेज के मध्य तुलना को दर्शाता है, यानी कि बीच की तुलना को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, इन फेज के बारे में देख लेते हैं। जब दो प्रत्यावर्ती राशियाँ जैसे विद्युत धारा एवं वोल्टेज साथ साथ घटती हुई एक ही समय अपने शिखर मान पर पहुँचती है, तो वे इन फेज राशि कहलाती है। इन फेज राशि जो है देखिए वह इन फेज राशि कहलाती है। इन फेज प्रत्यावर्ती राशियों के मध्य विद्युतीय कोण शून्य होता है। दर्शाया गया चित्र में वोल्टेज E तथा विद्युत धारा I के शिखर मान पृथक है। ठीक है, परंतु दोनों इन फेज हैं और दोनों की आवृत्ति भी एक ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए इस तरीके से दोनों जो है एक सेम इन फेस होते हैं और दोनों की जो आवृत्ति क्या है, दोनों के एकदम सेम है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, दोनों की आवृत्ति एकदम सेम लाइन पे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका ग्राफिक प्रदर्शन है, आपका वेक्टर प्रदर्शन है। ठीक है, आप दोनों को भी देख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर में इसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, वेक्टर जो है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट आपका है आउट ऑफ फेज। ठीक है, आउट ऑफ फेज क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ वाला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है आउट ऑफ फेज। ठीक है, देखिए जब दो प्रत्यावर्ती राशि जैसे विद्युत धारा एवं वोल्टेज साथ साथ बढ़ती घटती हुई कुछ अंशों के अंतर पर यानी कि थीटा डिग्री अपने शिखर मान पर पहुंचती है, तो वे आउट ऑफ फेज राशि कहलाती है। जैसे यहाँ पे चित्र में वोल्टेज E तथा विद्युत धारा I के शिखर मान पृथक यानी कि अलग अलग है, और साथ ही विद्युत धारा वोल्टेज से 0 डिग्री अंश के अंतर के बाद अपने शिखर मान पर पहुंचती है। क्या हो रहा है, देखिए ये आपका अलग मान है और ये आपका अलग मान है। ठीक है, जो है ये वाला जो आपका पहले वाला जो है, एक मिनट, ये वाला जो आपका ये वोल्टेज और ये करंट है। ठीक है, ये अलग अलग चल रही है। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों जो है अपने शिखर मान पे पहुंचती है। ठीक है, इसे हम लोग ग्राफिक देखिए, इसमें भी यहाँ पे दिखाया गया है, ये ग्राफिक है और ये इधर वाला वेक्टर वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से थीटा डिग्री से ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या है, यदि दो प्रत्यावर्ती राशि के बीच 90 डिग्री का फेस अंतर हो तो वे जो है आपका क्वाड्रेचर राशि कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, क्वाड्रेचर राशि कहलाती है। इसी प्रकार यदि दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच 180 डिग्री का फेस अंतर हो तो वे जो है एंटी फेस यानी कि एंटी फेस राशि कहलाती है। ठीक है, ये सब क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कलांतर। ठीक है, यानी कि फेस कलांतर। ठीक है, फेस डिफरेंस। ठीक है, कलांतर है यानी कि फेस डिफरेंस के बारे में देखना है। तो देखिए क्या है, प्रत्यावर्ती राशियों द्वारा अलग अलग समय पर
शून्य से अधिकतम अथवा न्यूनतम मान प्राप्त करने पर उनके मध्य उत्पन्न समय अंतराल कलातर कहलाता है। इसे फाई से जो है प्रदर्शित करते हैं, यानी कि फेस जो है हम लोग जो कलांतर होता है यानी फेस डिफरेंस होता है उसे हम लोग फाई से जो है दिखाते हैं। उसका जो चिन्ह है, सिंबल है, फाई होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है? अग्रगामी तथा पश्चगामी राशियाँ, यानी कि लीडिंग एंड लैगिंग जो है क्वांटिटीज़। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं क्या है। वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा पहले अपने शिखर मान पर पहुँचे। आगामी राशि यानी कि लीडिंग क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, आउट ऑफ फेस ई तथा आई ग्राफ में वोल्टेज आगामी राशि है। इस प्रकार वह प्रत्येक राशि जो दूसरी जो है प्रत्यावर्ती राशि की सापेक्ष बाद में अपने शिखर मान पर पहुँचे। पश्चगामी राशि यानी कि लैगिंग क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, जो बाद में पहुँच रही है उसे हम लोग लैगिंग कहेंगे। ठीक है, आउट ऑफ फेस पश्चगामी ई तथा आई ग्राफ में विद्युत धारा पश्चगामी राशि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हम लोगों का? अगला पॉइंट है यहाँ पे विद्युत धारा का वेग। ठीक है, विद्युत धारा का वेग के बारे में हम लोग देखेंगे क्या है। विद्युत धारा का प्रवाह वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो प्रकाश तरंगों, ऊष्मीय तरंगों एवं रेडियो तरंगों के वेग के तुल्य होता है। ठीक है, v = f लेमडा। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ v जो है आपका विद्युत धारा का वेग होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, f आपका फ्रीक्वेंसी होता है जो चक्र प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज में होता है आपका। लेमडा जो आपका तरंग दैर्घ्य मीटर में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टिप्पणी में दिया गया है तरंग दैर्घ्य के बारे में क्या है। तरंग दैर्घ्य मीटर में व्यक्त की गई वह सीधी दूरी है जिसे कोई तरंग एक चक्र समय में तय करती है। इसका प्रतीक लेमडा है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे? विभिन्न प्रकार के मूल्य एसी परिपथों का विवरण निम्न प्रकार है जिन्हें एसी धारा प्रयोग किया जाता है, एसी धारा प्रयोग की जाती है। ठीक है, जो है इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग क्या है। अगला पॉइंट क्या है? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। ठीक है, यानी कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या है प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में। देखिए जिस एसी परिपथ में केवल प्रतिरोधक ही संयोजित होता है वह विद्युत प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। जैसे लैंप, इमरोशन, हीटर आदि और इस प्रकार के विद्युत धारा एवं विद्युत वाहक बल या वोल्टेज इन फेस होने के कारण पावर फैक्टर आदि होते हैं। इस परिपथ में विद्युत धारा की गणना ओम के नियम के द्वारा की जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए IRMS = IR होता है, IRMS = VRMS/R होता है। ठीक है, यहाँ IRMS जो है विद्युत धारा एम्पियर में है, E जो है विद्युत वाहक बल या वोल्टेज है वोल्ट में है, और R जो है आपका प्रतिरोध ओम में होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या चित्र में एक शुद्ध प्रतिरोध परिपथ को दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है? प्योर रेजिस्टिव वैल्यू है। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये प्योर रेजिस्टिव वैल्यू है। ठीक है, ये शुद्ध परिपथ। ये देखिए एसी सप्लाई यानी कि ये परिपथ है। ठीक है, ये आपका वेक्टर आरेख ई तथा आई का। ठीक है, ये वेक्टर आरेख बनाया गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका ये फेस है, ये आपका जो वोल्टेज, ये करंट है। ठीक है, इस तरीके से तीनों एक पॉइंट में मिलेगी और इस तरीके से ये मुड़ जाएगी। ठीक है,
और ये ऊपर से ही चला जाएगा समय के अंतराल से, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। सी में देखिए, यहाँ पे सी नंबर पॉइंट में क्या दे रहा है, शक्ति वोल्टेज एवं धारा का ग्राफिक रूप जो है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है ये, ठीक है। देखिए शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वैद्युतिक शक्ति की गणना डीसी परिपथों की भांति की जाती है, ठीक है। अतः P = I² RMS, जो है आपका, यदि आई आर जो है आर या P = V RMS इंटू IRMS होता है, ठीक है। या आपको इसको और कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो P हो जाएगा पावर = V² RMS/R, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। आप टिप्पणी में देखिए 2 पॉइंट दिया गया है, उसे भी देख लीजिए क्या है। टिप्पणी में पहला पॉइंट है आपका शुद्ध प्रतिरोधी परिपथों में विद्युत धारा एवं विद्युत शक्ति की गणना में विद्युत धारा का तथा वोल्टेज के RMS मान प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका शक्ति व्यय के संबंध में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि धन चक्र में P = पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होता है, और ऋणात्मक चक्र में जो है ऋण चक्र में P = ऋणात्मक इंटू यानी कि निगेटिव इंटू निगेटिव = आपका पॉजिटिव हो जाता है। देखिए यहाँ पे P का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे I² R हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है आपका शुद्ध प्रेरकीय परिपथ यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट। ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पे ये रजिस्टिव सर्किट था, यहाँ पे अब इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग कैपेसिटिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में, ठीक है। तो देख लीजिए अभी क्या है, ये आपका शुद्ध प्रेरकीय परिपथ है यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट है। देखिए जिस एसी परिपथ में केवल प्रेरक या चौक युक्त परिपथ संयोजित होता है वह शुद्ध प्रेरकीय परिपथ कहलाता है। इस परिपथ में विद्युत धारा विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री पिछड़ जाती है, अर्थात पश्चिमगामी या लैगिंग होती है, ठीक है। देखिए क्या है, परिपथ में विद्युत धारा के पिछड़ने का कारण प्रत्येक में प्रेरक में उत्पन्न होने वाला विरोधी विद्युत वाहक बल यानी कि बैक EMF होता है। जैसे ही आरोपित विद्युत वाहक बल क्रियाशील होता है वैसे ही विद्युतरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ नहीं हो पाता, ठीक है। जो है विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, प्रारंभ नहीं हो पाता है। अब देखिए आगे क्या है, आधा धन चक्र पूर्ण होने पर जब आरोपित विद्युत वाहक बल अपने अधिकतम मान पर पहुंचकर स्थिर हो जाता है तो विद्युतरोधी विद्युत वाहक बल घटने लगता है। ठीक इसी समय परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार विद्युत धारा आरोपित विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री पिछड़ जाती है, ठीक है। जो है 90 डिग्री यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पिछड़ जा रहा है, लैग कर जा रहा है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे चित्र में एक शुद्ध प्रेरक परिपथ दर्शाया गया यानी कि इंडक्टिव दिखाया गया, ठीक है। सॉरी इंडक्टिव ही था, हाँ इंडक्टिव दिखाया गया। देखिए इंडक्टिव में एक कॉइल दिखाया गया, ठीक है। उसमें पहले में क्या था, रेजिस्टिव में था, वहाँ पे ये इस तरीके से था यानी कि रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉइल दिखाया गया, ठीक है, इंडक्टिव लोड है। यहाँ पे देखिए AC सप्लाई परिपथ है, और ये जो है आपका V तथा I वेक्टर आरेख है यानी कि VI कर्व है, ठीक है। ये 90 डिग्री पे रहता है, 90 डिग्री ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपका क्या है, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए वास्तव में यहाँ पे है, वास्तव में कोई परिपथ शुद्ध प्रेरकीय परिपथ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक प्रेरक या चौक तथा इसके संयोजक तारों में कुछ न कुछ प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध अवयव होते हैं। यानी क्या होता है ना कि कोई भी जो इस तरीके से उसके वायर में जो है कुछ ना कुछ तो जो है करंट लॉस तो हो रहा है ना,
इसलिए जो शुद्ध नहीं होता, चाहे वो रजिस्टिव हो, कैपेसिटिव हो या इंडक्टिव हो, शुद्ध नहीं हो सकता कभी, इसमें कुछ ना कुछ मात्रा होती है। ठीक है, आगे देखिए, इसलिए विद्युत धारा का विद्युत वाहक बल से पिछड़ने के कोण का मान भी 90 डिग्री से कम रहता है। ठीक है, देखिए शुद्ध परिरेखीय परिपथ के लिए विद्युत धारा की गणना आर के स्थान पर जो है RL का प्रयोग करके की जा सकती है। ठीक है, I = V/XL या V/XL होता है। ठीक है, एवं शक्ति जो होता है इसका जो P होता है यानी कि पावर होता है, P = VI cos phi होता है। ठीक है, यानी कि ये पावर का फॉर्मूला होता है, AC में हम लोग पहले ही देख चुके थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, क्योंकि शुद्ध परिरेखीय परिपथ में R का मान जो होता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, जब भी हम लोग शुद्ध की बात करेंगे तो उसमें कोई रेजिस्टिव लोड नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, जीरो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो शुद्ध की स्थिति में यहाँ पे पावर फैक्टर = आपका हो जाता है R/XL = 0/XL = 0 हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे शक्ति जो है, शक्ति व्यय जो है, इसमें जो लॉस जो होता है P = VI² इंटू R = I जो है आपका I² जो आपका करंट हो गया, और R कितना था, 0 है। जब R 0 है तो इंटू इसमें मल्टीप्लाई होगा तो टोटली 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इसी का। देखिए यहाँ पे क्या है, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि शुद्ध परिरेखीय परिपथ का शक्ति व्यय शून्य होता है। आधा धन या ऋण चक्र में वैद्युतिक शक्ति विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव जो है फील्ड होता है, फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में एकत्र हो जाती है। ठीक है, और शेष आधे धन या ऋण चक्र में वह शक्ति जो है परिपथ में पुनः लौट आती है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये पूरे काम करती है। ठीक है, क्या होता है ना, इसमें जो होता है इस तरीके से कॉइल वाइंडिंग होता है, इसमें क्या होता है, इधर से करंट जाती है और फिर इधर से रिटर्न लौट के चली जाती है। ठीक है, जैसे लाइट कटेगा तो ये फिर इधर से रिटर्न हो जाती है। ठीक है, इसी चीज़ को इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तब तक के मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में जो है जब पार्ट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से खाना पीना खाइए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जब तक मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।